मुअज़्ज़िज़ सामईन को नूरुल हुदा का सलाम। आज हम एक नई नावल के साथ हाजिर हुए हैं। तो इस नावल का नाम है बस तेरा साथ और इसे लिखा है आलिया हैदर और अक्सा मेमन ने। नावल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आने वाले नॉवेल्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं नावल की तरफ। किस नंबर 1। वो अपने दोनों कानों पर सख्ती से हाथ रखे बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। जब हाथ से काम ना बना तो बराबर में रखा 2 कुशन उठाकर कान बंद करने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इन आवाजों को अपने कान में ना जाने दे। सारे हरबे आजमाने के बाद भी जब बाहर से आने वाली आवाज बंद ना हुई तो मजबूरन इसे उठना ही पड़ा। बेड के सहारे हाथ मारकर कैचर तलाश किए, बालों को कैचर में कैद करती, पाँव में स्लीपर अड़सते गुस्से में फिरी हुई अपने कमरे में से किसी रॉकेट की तरह निकलकर अपने कमरे के बराबर में कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसके सोच के मुताबिक आज कोई फिल्म नहीं लगी हुई थी फुल वॉल्यूम में, बल्कि आज तो पूरे का पूरा डिस्को माहौल बना हुआ था। लैपटॉप को स्पीकर से कनेक्ट करके फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा था, जिसकी रिदम पर हाइसम साहिब बड़े मगन से आईब्रॉक्स करते कभी कभी अपने देसी जंगली डांस भी मिक्स कर रहे थे। इनके जंगली डांस मेरा मतलब है एरोबक्स को ब्रेक मुंह पर कुशन लगने से लगा जो वरीशा ने वही सोफे पर से उठाकर इसे खींच मारा था। उफ जंगली, ये क्या हरकत है, मेरा सारा टेम्पो खराब कर दिया। हासिम ने कुशन वापस इसके तरफ फेंकते हुए झुंझलाहट से कहा, मगर जैसे इसकी नजर वरीशा के गुस्से से सुर्ख माइल होते चेहरे पर पड़ी तो फौरन अपनी जुबान को ब्रेक लगाया। जंगली मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारे सारे दोस्त जंगली, तुम्हारा सारा गैंग जंगली, और तुम जो अपने जंगली यारों की जुदाई की सोग में ये नागन डांस कर रहे हो ना, ये उनके साथ करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक ही सांस में इतना कुछ बोलकर वरीशा ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था। ये नागन डांस नहीं, एरोबक्स है जो एक्सरसाइज की तरह करते हैं। मेरी अनपढ़ कजन हाइसम अजली बेनियाजी से इसको जवाब देते हुए सेंटर टेबल पर रखा प्रोटीन शेक उठाकर मुंह से लगा चुका था। अनपढ़ लफ्ज सुनकर तो वरीशा बिदक ही गई। सोफे पर पड़े बाकी कुशन उठाकर इस पर धावा बोल दिया, उफ जंगली पीछे हटो। वरीशा के हमले से हाइसम को प्रोटीन शेक पीते हुए सही का फंदा लगा था। वो खांसते हुए इसको पीछे करने लगा। अल्लाह तौबा, इतनी सी हो इतनी जान। हाइसम ने वरीशा को ऊपर से लेकर नीचे तक बगौर देखते हुए कमेंट पास किया, तुम ना ये एरोबैक्स के चक्करों में ना पड़ो, सीधा माउंट एवरेस्ट चले जाओ। वरीशा ने थक हार कर सोफे पर बैठते हुए हाइसम को मशवरा दिया। इससे क्या होगा वरीशा? हाइसम ने इस्तफसार किया। इससे ये होगा कि जब तुम वहाँ पहाड़ से कूदोगे ना तो तुम्हारा वजन कम ना हो, लेकिन दुनिया से वजन जरूर कम हो जाएगा। वरीशा सर्दपन से कहते हुए इस पर एक तेज निगाह बरसा कर कमरे से निकल गई। देख लेना वरी, मैं तुम्हें इस शादी में यही वाला नागन डांस करूंगा बच्चू। हाइसम ने पीछे से आवाज देते हुए इसे मजीद थपा दिया। बदतमीज पागल, वरीशा ने जेरे लब कहते हुए आगे बढ़ गई। संडे तो आज इसका खराब हो ही गया था। वरीशा दोनों टांगे पसारे हाल के सोफे पर नीम दराज लेटी हुई बड़े बुरे मूड में चैनल सर्चिंग कर रही थी। सामने टेबल पर रखे चिप्स के बॉल में से थोड़ी थोड़ी देर में चिप्स उठाकर अपने मुंह में भी डाल रही थी। तभी वहां हाइसम उछल कूद करते हुए आप टपका और साथ ही चिप्स के बॉल पर कब्जा कर लिया। वरीशा गुस्से के घूंट पीकर रह गई। सुबह इतनी बहस करने के बाद इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी जो दोबारा इससे उलझे। हाइसम को नजरअंदाज करके वो टीवी पर फवाद खान का इंटरव्यू देखने में गुम हो गई। हासिम मोबाइल यूज करते किन आंखों से वरीशा को देख रहा था। तभी इसके शैतानी दिमाग में कुछ चुल हुई, मगर जब तक वो कुछ करता इससे पहले एक चप्पल किचन से नमूदार हुई जो सीधा आकर हाइसम के कंधे पर बजा। तो वो कुछ चुल करने का इरादा मुलतवी करते हुए बाहर से इनकी तरफ चल पड़ा। दरअसल ये चप्पल जो हाइसम को पड़ा था वो एक वेकअप कॉल थी जो इसकी अम्मी की तरफ से थी। मैसेज की आवाज ने वरीशा का ध्यान टीवी से अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जब वरीशा ने मोबाइल
चेक किया तो वो फेसबुक की नोटिफिकेशन का मैसेज था। फेसबुक खोलते ही नोटिफिकेशन की लाइन लगी हुई थी। वरीशा की आधे से ज्यादा फ्रेंड्स ने इसे एक पोस्ट पर मेंशन किया हुआ था। पहले तो वरीशा ने सब नोटिफिकेशन को इग्नोर किया, मगर मुसलसल सबका इसको एक ही पोस्ट पर मेंशन करने पर आखिर उकताहट से वो पोस्ट चेक करने लगी। मगर जैसे ही पोस्ट इसके मोबाइल के स्क्रीन पर नमूदार हुई तो इसकी बड़ी आंखें मजीद बड़ी हो गई, क्योंकि सब लोग जिस पोस्ट पर इसे मेंशन कर रहे थे वो हाइसम की पोस्ट थी, जिसमें लिखा था हैप्पी धोपन डे गर्ल्स। नीचे पोस्ट पर सारी लड़कियों का सलाब उंडाया था। एंग्री रिएक्ट की तो भरमार थी। तभी वरीशा की आंखों में एक शैतानी चमक आदर की झलक में डाइनिंग रूम से निकलकर सेहन की तरफ दौड़ लगाई और जाकर सेहन पर बने एक टेलर की आड़ में छुप गई, जहां से इसे हासिम की दुख भरी आवाज सुनाई दे रही थी। दुख भरे दिन बीत रहे भैया, अब सुख आवे रे। हाइसम वॉशिंग मशीन में से एक एक कपड़ा निकल कर पानी से धोते हुए अपनी बेसुरी आवाज में अंधाधुंध गाने में मगन था, इस बात से बेखबर कि इसका ये अजीम कारनामा फेसबुक पर लाइव जा रहा है। ये है समद साहिब का घर, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, और ये काम नौरीन बेगम ने अपने हयात में ही कर दिया था कि आगे जाकर भाइयों में कोई झगड़ा ना हो। इसलिए बेटों की शादी के बाद ही घर को तकसीम कर दिया। बहुओं तो किस्मत से अच्छी मिली, पर उन्होंने रिस्क ना लिया। यूं पहले हिस्से में नौरीन बेगम और समद साहिब के पहले हिस्से में नौरीन बेगम और समद साहब के पहले बेटे वसीम, इनकी बीवी बानिया और इनके बच्चे वारिस वजीद और घर की सबसे लाडली वरीशा। दूसरे हिस्से में इनके छोटे भाई अब्बास साहिब, इनकी बेगम आयशा, उनके बच्चे हासिम और वलीद। हासिम को इस घर की पहली औलाद का शरफ हासिल था, वरीशा को सबसे छोटी और घर की इकलौती बेटी का। हाइसम और वरीशा कभी भी आपस में ना बनी, हमेशा लड़ते रहते। हाइसम तालीम के बाद अपने खानदान का कारोबार संभाल रहा था और वलीद यूं नहीं जाता था। वारिस और वजीद पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क में गए हैं, जबकि वरीशा कॉलेज जाती है। वरीशा घर में दाखिल हो ही रही थी कि इसका पैर मुड़ा और वह जमीन पर जा गिरी और एक जोरदार सी चीख इसके मुंह से निकली, मेरा पैर मर गई। अरे वाह वाह भाई, चिकन बिरयानी। तभी आवाज सुनकर हाइसम वहां आते ही चिकन बिरयानी का नारा लगाने लगा। कहाँ चिकन बिरयानी? वरीशा अपने पाँव का दर्द भूल के हाइसम से पूछने लगी। बिरयानी का नाम सुनकर कराची वालों की राल टपकना लाजमी। अरे तुमने कहा कि तुम मर गई हो, तो बस बिरयानी चिकन की होनी चाहिए, बोटियां ज्यादा होनी चाहिए। कोई कंजूसी नहीं भाई, खानदान की लाडली इकलौती बेटी मरेगी तो क्या हम आलू छोले वाली बिरयानी रखेंगे? तुम्हारा मरना पर प्रिंस हैरी की शादी जैसा खाना होगा, और ये सब मैं अपनी निगरानी में करूंगा। वरीशा तुम मरोगी तो कोई मजाक थोड़ी है। हाइसम ने संजीदा सी शक्ल बनाकर जो तकरीर की। ज़मीन पर बैठी वरीशा तो देखती ही रह गई। फिर गुस्से से बोली, यहाँ मेरे पैर में दर्द हो रहा है और तुमने तो मुझे मारकर मेरी दावत मैयत की प्लानिंग कर ली है। शर्म करो हाइसम। हाइसम ने अपने हाथों में मुंह छुपा लिया। अब ये क्या कर रहे हो? वरीशा ने इसको इस तरह करते देखा तो पूछ बैठी। अरे तुमने तो कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो शर्मा रहा हूं ना जी। आप भी ना समझते ही नहीं। हासिम ने लड़की की तरह हाथों से इशारा करते हुए कहा। वरीशा का तो मुंह खुल गया। इसकी इस हरकत पर फिर बोली, शर्म का तो पता नहीं, पर तुम कुछ और ही लग रहे हो। इस तरह तो वरीशा मुस्कुराहट रोकते हुए बोली, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? तुम शायद भूल रही हो, तुम लंगड़ी हो। इस वक्त हासिम ने वरीशा की बात का मतलब समझकर इसे धमकी दी, जिसका कोई असर ना हुआ। ओह लंगड़ी, कैसे कहा तुमने? वरीशा खड़ी होते हुए बोली, पर पैर के दर्द ने खड़ा होने ही ना दिया और फिर बैठ गई। इस सब में हासिम देखते हुए बोला, देखा इसलिए बोला लंगड़ी। चलो अब हाथ धो और अंदर चलो। हासिम ने वरीशा के चेहरे पर दर्द के आसार देखे तो अपना हाथ आगे करके बोला। वरीशा को बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी लड़ाई छोड़ देती तो मैदान से भागने वालों में शुमार हो जाता, जो कहा मुमकिन था भाई। पर अब जब सामने से कहा तो फौरन हासिम के हाथ को थाम लिया। देख लो कितना बड़ा दिल है मेरा, तुमने मुझे फेसबुक पर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, फिर भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हासिम तंज करना नहीं भूला।
वरीशा चुपचाप सब सुन रही थी, बस और कर भी क्या कर सकती थी। फिर हाइसम ही के सहारे वो घर में आई। हाइसम ने अंदर आते ही ऐसे सोफे पर छोड़कर अंदर जाने लगा। पीछे से वरीशा की आवाज आई, मुझे छोड़कर जो यूं तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे। हाइसम इसकी आवाज पर वापस इसके पास आया और बोला, क्यों चुड़ैल? वरीशा तुम इस लफ्ज पर भड़क ही गई, पर काबू किया और अपने हाथ में छुपा मोबाइल हासिम के सामने किया, जिसे देखते ही तुम्हारे पास कैसे चोरने कहीं की वापस करो मेरा मोबाइल। हाइसम ने हाथ आगे कर कर कहा, पहले मुझे मेरे रूम में ले जाओ और इनकार की सूरत ये मोबाइल चाचू के पास होगा, सोच लो। वरीशा ने धमकी देते हुए कहा, चल मेरी माँ आपको आपके रूम में छोड़ आऊँ, तमीज़ से ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जाने अजीज़, हमारे घर की चुड़ैल, मेरा मतलब है घर की रौनक, मलका नूर, क्या आप मुझे नाचीज़ के साथ अपने कमरे में जाना पसंद करेंगी? हाँ क्यों नहीं, तुम भी क्या याद करोगे? वरीशा ने एक अदा से अपना हाथ हाइसम के हाथ पर रख दिया। बहुत मेहरबानी आपकी। हाइसम सीटी की धुन बजाते हुए अपने मखसूस अंदाज में जा रहा था। जबकि इसकी नज़र वरीशा के कमरे के आधे खुले दरवाजे पर पड़ी तो इसकी शैतानी दिमाग में खलबली मची। बगैर आवाज़ पैदा किए जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ तो ठटक कर वहीं जम गया। सामने वरीशा बाया पहने हुए थी और अब नफासत से अपने स्कार्फ को सर पर लपेट रही थी। शीशे में जब हाइसम का अक्स उभरा तो एड़ी के बल घूम कर अपना रुख हाइसम की सिमत किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होंठों में दबाएपन को हाथ में पकड़ कर वो हाइसम से मुखातिब हुई। वो हाइसम से कोई बहाना ना बना तो वरीशा एक तेज निगाह से देखकर वापस अपना स्कार्फ ठीक करने लगी। तुम तो बड़ी कहती थी कि मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, तो फिर ये अबाया कैसे पहन लिया? हाइसम इसके मुकाबल खड़े होते हुए तंजिया लहजे में गोया हुआ। मगर आज तो ने वरीशा चिड़ी ना इसको मारने के लिए इस पर झपटी, बल्कि हाइसम की बात पर तो इसके चेहरे पर सुकून फैल गया था। अपने स्कार्फ बंद करो। वह हाइसम के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। बिल्कुल, मैं तो अभी भी मॉडर्न हूँ, शाइस्तगी से जवाब दिया। तो फिर ये क्या है? हाइसम ने अपने सीधे हाथ की उंगली से इसके अबाई की तरफ इशारा किया। मॉडर्न और बेहया होने में फ़र्क है हाइसम। मॉडर्न का मतलब मेरे नज़दीक वो नहीं जो आजकल की लड़कियां और औरतें सड़क पर कार्ड उठाए घूम रही हैं, बल्कि मेरे नज़दीक मॉडर्न सोच होनी चाहिए जिसमें मुस्बत सोच हो, और तुम इस बात की तरफ पॉइंट कर रहे हो। वरीशा ने अपने अबाई की तरफ इशारा किया। तो ये तो मेरे इस्लाम ने औरत के लिए बनाया, तुम्हें पता है। जब मैं बाहर निकलती हूँ ना अबाया पहनकर, तो अपने आप को दस्तरखान पर रखी वो डिश महसूस करती हूँ जिसे मक्खियाँ देख तो सकती हैं मगर छू नहीं सकती। तो मेरी सोच ही मुझे मॉडर्न बनाती है, और बिल्कुल एतमाद से कहती हूँ, हाँ मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। ताइशी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वरीशा ने हाइसम को अपना नुक्ता नज़र समझा दिया था। हाइसम अनहमाकों की तरह बंद दरवाजे को तक रहा था जहाँ से अभी अभी वरीशा गई थी। वरीशा से हाइसम इस तरह की बात की तौफीक नहीं कर रहा था। हाइसम तो हमेशा इसे एक नासमझ सी लड़की समझता था, मगर आज इसे बात के बाद वरीशा हाइसम के दिल का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुकी थी। हाइसम रूम से बाहर निकल ही रहा था कि इसके लाउंज में से आवाज़ आई और वो दीवार से लगकर सुनने लगा। सामने ही सब बड़े बैठे थे। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा हूँ इनको हाँ कह ही दूँ, लड़का अच्छा है। अब्बा जी आप क्या कहते हैं? वसीम साहब यानी वरीशा के अब्बू ने कहा। हाँ मुझे भी कोई बुराई नहीं लगती, इखलाक का भी अच्छा है, वरीशा को खुश रखेगा। शादी के बाद दादाजी ने कहा। दीवार से लगाए हासिम की हालत अजीब हो रही थी। ये सुनकर फिर दिल में बोला, तो वरीशा चली जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ पक्का। वो फैसला करते सबके सामने आया और बात शुरू की। मुझे कुछ कहना है। वो जो फैसला करके आया था, सबके सामने बोलना थोड़ा मुश्किल था। सबने हाइसम की आवाज़ पर ऐसे देखा। फिर इसके अब्बू अब्बास साहब बोले, हाँ बोलो, तुम भी भाई हो वरीशा के, बोलो। वो जो बोलने के लिए अल्फाज तलाश रहा था, अपने बाप के मुंह से भाई लफ्ज़ सुनकर दंग रह गया। फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, वरीशा का कैसी बाहर में रिश्ता क्यों करना जब लड़का घर में भी है? हाइसम ने सबको चोर निगाह से देखते हुए कहा। सब तो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे, तभी तो इसको बाहर जाते देख सब इसको सुनाने के लिए सब बोल गए। आखिर प्लान भी तो वलीद का था। हाँ भाई साहब सही कह रहा है, ये गधा हमारी लाडली को बाहर क्यों दे जब मेरा बेटा है। तो आप क्या कहते हैं भाई साहब? हाइसम की बात पर अब्बास साहब बोल पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरी प्यारी बेटी मेरी आंखों के सामने होगी। क्या कहती हो वरीशा की माँ? अरे मुझे क्या एतराज़ होगा, अपना ही बच्चा है। वरीशा की अम्मी ने भी अपनी खुशी बयान की। तो अब्बा जी फिर आप क्या कहते हैं, वरीशा और वलीद की जोड़ी अच्छी रहेगी ना?
ہائثم جو اپنی بات کہہ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر سب کی باتیں سن رہا تھا، عباس صاحب کی بات پر اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ کیوں ولید ہی کیوں؟ ابو آپ بھول رہے ہیں آپ کا ایک اور بھی بیٹا ہے جو ولید سے بھی بڑا ہے۔ اور وہ غصے سے اپنے باپ سے شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ ابھی عباس صاحب کچھ بولتے وہ پھر بول اٹھا، یعنی کہ حد ہی ہو گئی، آپ سب کو میں نہیں دکھتا؟ وہ روحان سے لہجے میں بولا۔ ہم ابھی پاگل نہیں ہوئے جو تمہاری شادی اس معصوم سے کر دے۔ وریشا سے تمہاری بنتی کہاں ہے؟ سارا دن تو تم دونوں لڑتے ہو اور پھر تم بچی کو تنگ کرتے رہتے ہو، تو کیسے رشتہ چلے گا؟ عباس صاحب مصنوعی غصہ کرتے ہوئے، مانا کہ ہم دونوں لڑتے رہتے ہیں پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم شادی نہیں کر سکتے، اور صرف میں ہی نہیں آپ کی بچی کو تنگ کرتا، وہ بھی حساب برابر کرتی ہے، اور آپ کی بچی جب میری بیوی بنے گی نا تو پھر میں ہی آپ کو معصوم لگوں گا، وہ نہیں۔ ہاشم تو حیران ہو گئے، ان کی وجہ سن کر لو، لڑتے ہی تو شادی نہیں کر سکتے، یہ کوئی بات ہوئی؟ پر تم دونوں نے شادی کے بعد بھی لڑتے رہنا ہے۔ وسیم صاحب بھی میدان میں آئے۔ آخر کبھی تو اس کی کھچائی کا موقع ملتا ہے، کیسے چھوڑ دیتے؟ تایا ابو ہاں لڑتے ہیں تو کیا ہوا، آپ نے نہیں سنا جو زیادہ لڑتے ہیں وہاں پیار بھی زیادہ ہوتا ہے، اور آپ بتائیں کیا میں وریشا کو خوش نہیں رکھوں گا؟ ہائثم وسیم صاحب کے پاس بیٹھ کر بولا۔ ابھی وسیم صاحب کچھ کہتے کہ دادا جی بولے، بس بس بھائی، اور کتنا تنگ کرو گے میرے پوتے کو، بس کرو، بیچارہ کہہ تو رہا ہے کہ کب سے، اور یہ ولید کہاں ہے؟ بس ولید بہت ہو گیا مذاق، باہر نکلو۔ دادا جی کی بس ہو گئی، آخر کو لاڈلا پوتا تھا، کیسے برداشت کرتے؟ اف دادا جی تھوڑا اور کرتے نا، مزہ آ رہا تھا، نہ بھائی کو دیکھ کر آپ بھی نہ دادا جی۔ ولید جو صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا دادا جی کے کہنے پر باہر آ کر افسوس سے بولتے ہوئے صوفے پر پھیل گیا۔ ہائثم یہ سب سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ اتنے میں سب مسکرا پڑے۔ بھائی بے فکر رہ، میں اس چڑیل سے شادی کروں گا بھی نہیں، ویسے آپ اتنے مرتے ہیں اس پر، واہ بھائی۔ ولید ہائثم کے پاس آتے ہوئے بولا، تب جا کر ہائثم کو سب ڈرامہ سمجھ آیا۔ میں کوئی نہیں مر رہا اس کے لیے، وہ تو بڑے بول رہے تھے تو میں راضی ہو گیا۔ ہائثم فوراً مکر گیا۔ رہنے دے بھائی، آپ کی ساری باتیں سنی ہیں اور بے قراری بھی۔ ہائے بھائی، میں ابھی جا کر چڑیل کو بتاتا ہوں یہ سب۔ ولید بولتے کے ساتھ وریشا کے روم کی طرف بھاگا کہ ہائثم نے پکڑ لیا۔ دیکھ ولید، اسے کچھ نہیں بتائے گا، بلا وجہ دماغ خراب ہو جائے گا اس کا اور سر پر چڑھ جائے گی۔ ہائثم نے ولید کو پکڑے ہوئے کہا کہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے۔ ارے بھائی بلا وجہ کہاں، بالکل وجہ ہے بھابی جی کے پاس کہ میرے بھائی ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ولید نے ہائثم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، ایسا ہی ہے، تبھی تو آپ اتنی منتیں کر رہے تھے سب کی، بس ہاتھ جوڑنا باقی تھا۔ ہائثم کچھ نہ بولا، اب بس مسکرا دیا۔ سب بڑے انہی کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ تو بھائی اب آپ کی شادی پکی ہونے کی خوشی میں آپ کی گاڑی میری کیوں، صحیح کہا نا بھائی؟ ولید فوراً اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ حد ہے ولید، تو نہیں بھی تو لے سکتا ہے نا، ضروری ہے میری استعمال کی ہوئی چیز لینا تجھے؟ ولید کی عادت تھی وہ ہر چیز ہائثم کی ہی لیتا جو وہ استعمال کر چکا ہوتا، جبکہ سب کہتے کہ وہ نہیں لے پر وہ نہ مانتا۔ بھائی آپ کی چیزوں میں سے آپ کی خوشبو آتی ہے، آپ کے ہونے کا احساس ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ولید نے پیار سے ہائثم کو دیکھتے ہوئے کہا، چل بس کر، میری بچھڑی ہوئی محبوبہ کی طرح باتیں کر رہا ہے، آپ کی چیزوں سے آپ کی خوشبو آتی ہے۔ اس کی نقل اتر کرتے ہوئے ہائثم نے ولید کو گلے لگا لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھے سبھی لوگوں نے نظر نہ لگے ان کی محبت کو کبھی تو کسی نے ماشاء اللہ کہا، اور ابھی تو ایک اور مشکل کام باقی تھا، وریشا بی بی کو راضی کرنا۔ اس رشتے پر نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ یہ بات سن کر سبھی خوش تھے، جسے یہ سوچ کر کہ وریشا بھی ہائثم کی طرح دل میں ہائثم کے لیے محبت چھپا کر اوپر سے لڑتی ہوگی ہائثم کی طرح، پر کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں ویسا ہوتا نہیں۔ ارے اس بات پر منہ میٹھا ہونا تو بنتا ہے، ابھی کچھ لایا؟ یہ کہتے ہوئے ولید عجلت میں کچن کی طرف بھاگا۔ فریج میں جب کچھ نہ ملا تو اس کی نظر اوپر رکھے وریشا کے چاکلیٹ باکس پر پڑی، جس پر بال پین سے بڑا بڑا وریشا کی چاکلیٹ لکھا تھا۔ وہی باکس اٹھائے باہر آ گیا، پسینے میں شرابور۔ جب وریشا گھر میں داخل ہوئی گرمی سے اس کا پارا ویسے ہی چڑھا ہوا تھا۔ ولید کے ہاتھ میں اپنا چاکلیٹ باکس دیکھ کر تو آسمان پر جا پہنچا، ہوا کی طرح ولید کے پاس پہنچی اور چیل کی طرح باکس چھینا۔ کسی سے پوچھ کر تم نے میری چاکلیٹ کو ہاتھ لگایا؟ وریشا بھپری۔
ہائے ہم تمہیں اپنا پورا 6 فٹ کا بھائی دے رہے ہیں اور تم ہمیں یہ معمولی سی باکس نہیں دے سکتی، ولید بدک کر بولا۔ کیا مطلب؟ ورشا نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ ارے بھائی کیا بینڈ باجا بجنے والا ہے تم سے شادی کر کے؟ ولید کی بات پر ورشا کا رنگ پھک پڑ گیا۔ چاکلیٹ باکس واپس ولید کو تھما کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے وانیا بھی گئی۔ امی مجھے ہائثم سے شادی نہیں کرنی، اگر آپ مجھے منانے آئی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ چلی جائیں پلیز۔ اپنے پیچھے آتی وانیا کو ورشا نے پہلے کچھ بولنے سے منع کر دیا۔ امی غصے میں وہاں سے چلی گئی اور گھر میں سب کو بتا دیا۔ جب یہ بات ہائثم تک پہنچی تو وہ اس کے روم میں پہنچا۔ ورشا جو ناول پڑھ رہی تھی، دھڑام سے دروازہ کھلا اور آنے والے کو دیکھ کر اس کی ناک غصے سے پھول گئی۔ تم نے کیوں منع کیا؟ ہائثم غصے سے بولا۔ میری مرضی، مجھے تم پر حیرت ہوتی ہے، تم نے کیسے ہاں کہہ دیا؟ ورشا نے بھی اسی طرح غصے سے کہا۔ میں نے اس لیے ہاں کہا کیونکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے کیوں منع کیا؟ وجہ بتانا پسند کرو گی؟ ہائثم کا بس چلتا تو ورشا کو ایک تھپڑ لگا دیتا، پر خود پر قابو کیے ہوئے تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ یونی میں ہانیہ سے چکر اور یہاں مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں بڑا آیا ورشا نے جل کر بتایا اور آخر میں اس کے الفاظ اسی کے انداز میں بول کر اس کی نقل اتاری۔ جانم یہ ہے انکار کی وجہ، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہائثم تو اس کی بات سن کر اطمینان ہوا کہ وہ جل رہی ہے، پھر سکون سے بولا اور اس کے بیڈ پر پھیل گیا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، اور اب خبردار جو اس طرح کا فضول لفظ میرے لیے استعمال کیا تو۔ ورشا ہائثم کے بیڈ پر پھیلنے پر فوراً اٹھی اور اسے بولا۔ لو جی، کون سی بدتمیزی کر دی ابھی؟ ہاں اگر اب تم نہ مانی شادی کے لیے تو پھر تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہائثم نے ورشا کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر آخری بات پر آنکھ ماری۔ ورشا کا تو منہ کھول گیا اس کی باتوں پر۔ اپنی ہانیہ کو ہی بولو سمجھو اور نکلو میرے روم سے۔ ورشا بھپری، نہ میری جان غصہ نہیں کرتی اور تیاری کرو میرے روم میں آنے کی جان۔ ہائثم نے اسی طرح کہا۔ ورشا نے ایک ناراض نظر ہائثم پر ڈالی اور منہ موڑ لیا۔ ہائثم اس کے اس ادا پر بیڈ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں جھکتے ہوئے بولا، میں تم سے جتنا لڑتا ہوں اس سے کہیں زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہارے علاوہ سب لڑکیاں میری بہنیں ہیں، چاہے وہ ہانیہ ہو یا کوئی اور۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، تمہارے بعد 7 لڑکیاں اور ضرور آئیں گی۔ ہائثم سنجیدگی سے بولتے بولتے آخر میں پھر شرارت سے بولا۔ وہ جو اسے سن رہی تھی ایک دم آخری بات پر پلٹ کر اسے حیرانی سے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ ہو یار 7 لڑکیاں، مطلب ہماری بیٹیاں، مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں۔ ہائثم نے اس کی آنکھوں میں شک دیکھا تو بات کی وضاحت دی، جس پر ورشا شرما گئی۔ کوئی نہیں، 7 بہت زیادہ ہیں، اور بے اختیار منہ سے نکلا، پر جب احساس ہوا تو ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ ہاں اچھا، تو تمہیں 7 سے مسئلہ ہے، مجھ سے شادی سے تو نہیں نا؟ ٹھیک ہے، تم ایک ہی بیٹی دے دینا، میں نہیں لڑوں گا اس بات پر، ابھی پکا؟ ہائثم دل سے مسکرایا اور دل میں کہا، ورشا بی بی شادی کے بعد تم میری ہی چلنی ہے، 7 ہی ہوں گی میری بیٹیاں۔ کوئی نہیں ہائثم، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ورشا اپنی شرم چھپاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں دفع ہو جاتا ہوں، تم پلیز تائی امی کو ہاں کہہ دو، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی لڑنا چاہتا ہوں ورشا پلیز۔ ہائثم نے ورشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پر ورشا کچھ نہ بولی۔ یار اب مان بھی جاؤ پلیز، میں اس سے زیادہ سنجیدہ نہیں رہ سکتا، میں تو تمہارے سامنے کبھی جھکتا بھی نہیں۔ وہ تو اپنی آنے والی بیٹیوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابو ہماری امی ورشا ہی ہو، ورنہ کبھی نہ جھکتا۔ ہائثم پھر شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ زیادہ نہیں، میں صرف چاچا چاچی کے لیے ہاں کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے بیٹی مانتے ہیں، ورنہ تم جیسے الو کو کبھی ہاں نہ کہتی۔ ورشا نے چہک کر کہا، پر اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا نا، اسی لیے بات بنائی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ تمہیں بیٹی اور میں تمہیں بیوی ہی سمجھتا ہوں، کسی کے لیے بھی مان تو گئی نا، بس کافی ہے۔ ہائثم خوب سمجھتا تھا اس کی چالاکی، تبھی خوشی سے بولا اور ولید کو بتانے کے لیے چل دوڑا۔ ہائثم کے جاتے ہی ورشا نے دروازہ بند کیا اور مسکرا پڑی، ایک شرمیلی مسکراہٹ۔ شیشے میں دیکھا، یہ میں اس الو کی باتوں میں شرما رہی ہوں، ورشا پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہاں شاید۔
वरीशा की हाँ कहने की देर थी। हाइसम ने जल्दी शादी का रोला डाल दिया। चट मंगनी पट ब्याह सुना तो था, मगर आज तो सब घर वालों ने देख भी लिया। आखिर सबको हाइसम की बात माननी ही पड़ी। सबकी बाहमी रजा से 1 हफ्ते में शादी की तारीख रखी गई। पूरे घर में आज एक शोर मचा हुआ था। हर किसी को जल्दी थी। आखिर शादी का जो घर था, 100 काम निपटाने होते हैं। एक एक दिन के वक्फे से सारे फंक्शन लाइन अप करे गए थे। वारिस और वजीद भी कल रात की फ्लाइट से घर पहुंच चुके थे। आज वरीशा और हासिम की माइयों थी। माइयों की रस्म सादगी से घर में ही अदा होने का फैसला हुआ था, मगर यंग जनरेशन ने फिर भी पूरे घर को गेंदे के फूल से सजा दिया था। हॉल में रखे सारे सोफे हटाकर एक बड़ी सी सफ़ेद और पीले रंग की चादर पूरे हॉल में बिछाई गई। बाहर लॉन में रखे झूले को भी लाकर हॉल के बीचों बीच में रखा गया, जिस पर वलीद ने गेंदे के फूलों की लड़ियां लगा दी थी। उफ, मैं तो थक गया कसम से यार। वलीद वही सजे हुए झूले पर नीम दराज लेटते हुए थकत से चूर लहजे में गोया हुआ। अभी चल उठ, जाके नहा, तेरी बदबू से सारे फूल मुरझा रहे हैं। अकरम बगौर इसकी मलगजे हुलिये को देखते हुए अपनी नाक को एक हाथ से बंद करते हुए बोला, चल बे चल, अभी 1 हफ्ते पहले तो नहाया था मैं। अपनी पसीने ने तर होती टी शर्ट को सूंघते हुए वलीद बेलियाजी से जवाब देते हुए वरीशा के कमरे की जानिब बढ़ गया। वरीशा, वो अपने शैम्पू तो देना यार। वलीद अपनी ही धुन में बोलता, और जब वरीशा कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी एक दिल रोज चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वरीशा जब अपने बेड पर बैठे बड़े मजे से माइक्रोनी के मजे ले रही थी, इसके मुंह में जाता चम्मच वलीद की चीख से रुक गया। अब वो हौलनाकों की तरह वलीद को हनूज देख रही थी। जब तक वरीशा कुछ पूछी तब तक वलीद इसके हाथ से माइक्रोनी का बॉल लेकर इस पर हमलावर हो चुका था। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया। एक हमारा ज़माना था जब लड़कियों को उनकी शादी की खबर होती थी तो इनका तो खाना पीना सब छूट जाता था। रो रो आंखें चरसी जैसी कर लेती थी। और ये आजकल की लड़कियां, रोना तो दूर की बात, खाना खा कर गामा पहलवान बनी बैठी हैं। वलीद मैक्रोने के बोल को दोनों घुटनों में दबाए बड़ी बूढ़ी औरतों की तरह गाल पेट पीट कर वरीशा को कोसते हुए साथ साथ बॉल में से चिकन के पीस तलाश करके मुंह में भी डाल रहा था। क्यों भला, मैं क्यों रोऊं मेरे दुश्मन, कदरे लजाजत से कहते हुए वरीशा ने दुश्मन का इशारा वलीद की तरफ किया। तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ी, ज़ुबान तो देखो लड़की की कैसे कैंची की तरह चलती है। मैं ससुराल वाला हूँ, थोड़ा तो शर्म करो। अच्छा हुआ मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। मुझे तो अपने मासूम भाई की फिक्र हो रही है, बेचारे खून के आंसू रोएंगे। वलीद ने बेचारगी से हाइसम के बारे में सोचते हुए कहा। वरीशा ने हवा में बाल इस अदा से उड़ाए जैसे कहना चाह रही हो, मैं कर ही ना लूं तुमसे शादी। जरा ढोलकी बजाओ गोरियों, मेरे संग संग गाओ गोरियों। ये गोरियों किसको बोल रही है तू? लिखवा ले मुझसे, ये सारा मेकअप का कमाल है जो ये सब प्रिंसेस डियाना बनकर बैठी है। फायजा वरीशा की दोस्त के गाना गाने पर वलीद ने अकरम के कान में सरगोशी की। नहीं यार, ये तो इनका असल हुस्न है। अकरम एक लड़की को देखते हुए सताशी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला, छचोरा। माइयों की महफिल सज चुकी थी। सारी लड़कियों के गाने की आवाज़ पूरे हॉल गूंज रहा था। सफ़ेद कुर्ते पर पीले रंग का दुपट्टा, गले में डाले बालों को जल्द से सेट किया हाइसम बहुत हैंडसम लग रहा था और बड़े ही शाही अंदाज में झूले पर विराजमान था। इसके बराबर में फुल येलो रंग के शिफॉन की फराक पहने सर पर हम रंग दुपट्टे से घूंघट किए वरीशा इसके पहलू में बैठी थी, जहाँ मोहल्ले और ख़ानदान की सारी औरतें बारी बारी रस्म करने आ रही थी। वरी, ये क्या बदतमीज़ी है यार, मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ और एक तुम हो जो मुझे करी जा रही हो, ऊपर से ये इतना बड़ा घूंघट भी कर लिया। हाइसा मसनूई गुस्से से बोला। तो क्या ठट्ठे मार मार कर तुमसे बातें करूं, वरीशा बेनियाजी से बोली। हाइसम ने उसे के कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब तक वलीद इन दोनों के बीच में आ बैठा। ये क्या बेहयाई है भाई, पूरा खानदान जमा है यहाँ और आप दोनों को एक दूसरे से फुर्सत नहीं। थोड़ा ख्याल करें भाई भाभी। वलीद ने दांत नकोसते हुए इसकी बात पर हाइसम ने एक मुक्का इसकी कमर पर रसीद किया। ताई, एक हमारा ज़माना था जहाँ लड़का लड़की की शक्ल शादी के बाद ही देखता था, मगर यहाँ तो तौबा तौबा। वलीद के अंदर फिर से कोई बूढ़ी औरत की रूह घुस आई। हाथों को जलाते हुए चाची को मुखातिब करा। ताई, वरीशा की मम्मा हंसते हुए अपना काम में मगन हो गई। वाह, क्या मालूमात फराम की है वलीद भाई, हमें नहीं पता था कि आदमखोरों की भी शादी होती है। शामिर ने वलीद को आदमखोर से तशबीह दी थी। इसकी बात पर वलीद ने वही झूले से अपना गुस्सा खींच कर मारा जैसे शामिर ने
कैच करते हुए सीने से लगाया। चलो भाई लड़कियों साइड पर हो जाओ, अब तुम लोग मेरी खूबसूरत आवाज़ मुलाहाजा फरमाओ। लड़कियों को साइड पर करते हुए वलीद ढोलक लेकर बैठ चुका था। बाकी लड़के भी इससे गहर घिर कर बैठ गए। फिर वलीद ने इंग्लिश के वो गाने गाए ढोलक की थाप पर के अगर इन गानों के सिंगर इसको इस तरह गाता देख लेते तो इस दुनिया से कूच कर जाते। जैसे तैसे सबने वलीद से ढोल छीन कर इस महफिल को ख़त्म किया, वरना तो सब कुव्वते समाज से महरूम हो जाते। वरीशा अपने बेड पर बैठी फूलों का जेवर उतार रही थी। मैसेज की आवाज़ पर मोबाइल की तरफ मुतवज्जह। मोबाइल उठाकर देखा तो हाशिम का मैसेज था। मचलते रहते हैं ज़हनों में वसवसों की तरह, हँसी लोग भी जाँ का वबाल होते हैं। हाशिम का भेजा हुआ शेर पढ़कर एक मुस्कुराहट ने इसके चेहरे पर रास्ता बनाया था, मगर जैसे ही मैसेज की आखिरी लाइन पर नज़र पड़ी तो इसका निखरा निखरा चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो गया। शोला ज्वाला शोला ज्वाला बनी वो छत की जानिब बढ़ गई। आखिरी लाइन में लिखा था, अगर अभी छत पर नहीं आई तो मैं छत से कूद कर मर जाऊंगा, फिर करती रहना मेरी लाश से शादी। वरीशा ने छत पर पहुंचते ही हाशिम पर ताबड़तोड़ मुक्कों के हमले शुरू कर दिए। अरे अरे क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाशिम अनजान बनते हुए इस फजूल बात की वजाहत करेंगे आप ज़रा। वरीशा ने अपना सीधा हाथ हाशिम के सामने किया जिस पर मोबाइल पर इसका भेजा हुआ मैसेज खुला हुआ था। ये तो ब्लैकमेलिंग थी। हाशिम ने दांत निकाले। ऐसी बातें मत किया करो, मेरा दिल बैठ जाता है। हाशिम, मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर गुजारने का सोच भी नहीं सकती। वरीशा रूहानसी हुई आंखों में 2 आंसू के कतरे भी उमड़ आए। हाशिम वरीशा के थोड़े करीब आया, इसके झुके हुए सर को प्यार से ऊपर किया तो इसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू इसकी गाल पर फिसल गए। जैसे हाशिम ने अपनी उंगलियों की पोर से चुना। अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं करूँगा ऐसी बातें, प्लीज़ अब यहाँ सैलाब तो मत लाओ, वरना छत से गिरकर मरूं या ना मरूं, इस सैलाब में तो ज़रूर डूब जाऊंगा और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। हाशिम ने इसका मूड ठीक करना चाहा। पीछे हटो, ये तुम मैं इमरान हाशमी की रूह कैसे घुस गई है? अपनी थोड़ी पर से हाशिम का हाथ हटाते हुए वरीशा ने पूछा, ला हौला वला बिलाल अब्बास कह देते, मिलाया भी तो किससे? इमरान हाशमी। तौबा, हाशिम तो बिदक ही गया। पूरा छत वरीशा के कहकों से गूंज उठा था। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं वसीम? वानिया ने जब वसीम साहब को बाहर लॉन में टहलते देखा तो इनके पास आकर बोली। वानिया कल ही की बात लगती है जब वरीशा इस लॉन में खेलती थी, बच्चों की तरह जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। आज वो इतनी बड़ी हो गई कि कल इसकी शादी है। वसीम ने नमनाक नमनाक आंखों से ये बोलकर वानिया की तरफ देखा। हाँ, ये बात ठीक कही आपने, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। मगर इस बात की तसल्ली है, वरीशा शादी के बाद भी हमसे दूर नहीं जा रही, बल्कि हमारे नज़रों के सामने रहेगी। वानिया ने शाइस्तगी से समझाया। बिल्कुल वानिया, बस अल्लाह से दुआ मेरी बेटी की आंखों में कभी कोई आंसू ना आए, वो हमेशा खुश रहे। आमीन आमीन। दोनों ने मिलकर वरीशा के लिए दिल से दुआ की। उफ, कहाँ रह गई ये लड़कियां? वलीद ब्यूटी पार्लर के बाहर बार बार फरीहा कज़न को कॉल करते करते अख्तार से बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप लोग ज़रा अंदर से मेरी कज़न को बुला देंगी प्लीज़। पार्लर से बाहर आती 3 लड़कियों से वलीद ने मदद मांगी। आंखें घर भूल आए हो क्या वलीद? फरीहा की आवाज़ पहुंचते हुए वलीद ने इन लड़कियों को ऐसे देखा जैसे वो कोई खलाई मखलूक हो। चलो फरीहा, फाइज़ा, मुझे गाड़ी में बिठाओ, मुझसे नहीं खड़े होया जा रहा। इस स्ट्रेस में वरीशा झुंझलाहट से कहते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वरीशा एशियन दुल्हन की तरह सुर्ख जोड़े में मलबूस नफीस से जेवर पहने ब्राइडल मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पूछेगा तुम पार्लर वाली चुड़ैलों को भी हूर बना दिया। वलीद पार्लर के दाखिली दरवाजे को घूर कर गाड़ी में जा बैठा, फिर सबको लेकर हॉल पहुंचा। लड़कियों को हॉल में छोड़कर वलीद बारात में शामिल हो गया था। हाशिम ब्लैक शेरवानी पहने, सर पर कुल्ला सजाए किसी शहजादे की तरह फूलों से सजी कार से उतरा। इसके उतरने की देर थी, सारी लड़कों ने आसमान को आतिशबाजी से रोशन कर दिया। हाशिम बादशाह सी मगरूर चाल चलते हुए हॉल के दाखिल दरवाजे के सामने आया, फिर अपनी जेब से अपना लीगल गन निकालकर बंदूक की नाली आसमान की तरफ करे। एक साथ 4 फायरिंग की और ताशी अंदाज में सबको देखा। इस पर से एक गोली वापस नीचे आते हुए हाशिम की पुश्त पर लगते हुए दिल के आर पार हो गई। हाशिम का जिस्म वहीं जमीन बोस हो गया। हाशिम बादशाह सी मगरूर चाल चलते हुए हॉल की दाखिली दरवाजे के सामने आया।
हॉल में बहुत शोर था। रंग बिरंगी कपड़ों में मलबूस सब मेहमान के खुशियों में शरीक होने आए थे, पर जब गोली के साथ गोली चलाने वाले की चीख सुनी तो माहौल में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। वलीद, जो अपने अजीज भाई की शादी में पागलों की तरह नाच रहा था, भाई के जिस्म में गोली लगते देखकर पागलों की तरह इसकी सिमत लगकर हासिम के वजूद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लिया और इसके साथ जमीन पर बैठता चला गया। यह हादसा देखकर किसी ने अंदर ब्राइडल रूम में बैठी हुई वरीशा को इस पूरे वाक्य से आगाह किया तो मानो इसके सर पर से किसी ने पूरे का पूरा आसमान गिरा दिया। वो पागलों की तरह सर पट बाहर की तरफ भागी। जैसे ही हाल के दाखिली दरवाजे पर पहुंची तो हाइसम खून में लथपथ जिंदगी की जंग लड़ रहा था। इस मंजर ने इसे अपनी जगह मंजमद करके रख दिया। घर वालों की चीखने की आवाज़, यहाँ से वहाँ परेशानी में भागते लोग, आस पास सरगोशी करती औरतें, मानो न मानो लड़की मनहूस है, बेचारी लड़की की नहूसत खा गई इसको। जैसी जाने कितनी आवाज़ वहाँ सर उठा रही थी। कज़नों का इसको होश में लाने की कोशिश। वरीशा, हाइसम को गोली लग गई है, मगर इसकी आंखों में तो बस हाइसम का खून में रंगा वजूद था, बस जो इस वक्त वलीद की गोद में सर रखे बेसुध पड़ा था और ज़मीन को इसके जोड़े के रंग की तरह रंग रहा था। इससे बेख्तियार वो मंजर याद आया जब दोनों जोड़ों के लिए दुकान में झगड़ रहे थे। मैंने कहा ना तुम लाल जोड़ा पहनोगी, बस बात ख़त्म। हाइसम ने फैसला करने के अंदाज में बात ही ख़त्म कर दी। अरे वाह, क्या बात ख़त्म? ख़त्म बात ख़त्म पहनना मुझे है, तुम्हें नहीं। मैं तो पिंक जोड़ा ही पहनूंगी बस, वरीशा ने भी इसी के अंदाज से कहा। हाँ, पहनना तुम ही पे है, पर देखना तो मुझे है ना, और सच भी तुम मेरे लिए ही रही हो। बस मैं तुम्हें लाल जोड़े में देखना चाहता हूँ। हाइसम ने इतना मान और प्यार से कहा कि वरीशा कुछ ना कह पाई, बस शर्मा कर अपनी आंखें झोंका खा गई थी। सही तो कह रहा था, सजना तो इसके लिए ही है, और अब जब वो सर से पांव तक इसके लिए सजी थी तो इसके लिए लाए लाल जोड़े में अपना आप इसके नाम करने की मुंतजर थी, और वो बेवफा इसको एक नज़र देखे बगैर ही जा रहा था। अकरम को होश आया तो वो भागकर वलीद के पास गया। चल वलीद, रो क्या रहा है, इसे उठा, हम हॉस्पिटल चलते हैं, जल्दी कर, गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम सब भी चलो, इसकी मदद करो। अकरम ने पहले वलीद के फिर रिश्तेदारों से कहा, खुद गाड़ी की तरफ भागा। वलीद को अकरम की बात से होश आया और बाकी सबके साथ मिलकर हासिम को गाड़ी के पीछे सीट पर लटाया और इसके सर अपनी गोद में रखा। इस दौरान अब्बास साहब भी जल्दी अकरम के बराबर में बैठ गए। इनके बैठते ही अकरम ने गाड़ी भगाई। यार भैया, ऐसा ना करे, अभी तो मुझे तुझे बहुत तंग करना है, और वीशा भाभी को भी यार, इसके लिए ही आंखें खोल यार, तुझे पता है ना वो चुड़ैल रोते हुए कितनी बुरी लगती है। वलीद हासिम के बालों में हाथ फेरते हुए कुरब से बोला। आंखों से आंसू रवां-दवां थे अपने प्यारे भाई की हालत देखकर, जो आंखें बंद किए सबको तड़पा रहा था। आगे बैठे अब्बास साहब का दिल अपने बेटे की हालत पर कट रहा था। देख हाइसम, ऐसे करेगा तो मेरे बेटों को लड़कियां कौन देगा, वो तो कुंवारे ही रह जाएंगे। हमने तो तय किया था कि मेरे बेटों की शादी तेरी बेटियों से होगी, और तुझे भी तो 7 बेटियों का बाप बनना है। प्लीज भाई, आंख खोल ना यार, हमेशा तो मेरी बात मानता है ना। अब अभी कभी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, पर यार मुझे अकेला ना कर। वलीद बोलता ही जा रहा था। अपने भाई के साथ की पुरानी बातें याद आ रही थी। वो बच्चों की तरह रोते हुए अपने भाई से लाड से बोलता जा रहा था। रश ड्राइविंग करके वो लोग अस्पताल पहुंचे थे। इस वक्त हाइसम ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। पीछे से हाइसम की अम्मी वरीशा और इसकी अम्मी अस्पताल पहुंची थी। अब वेटिंग एरिया में बैठी थी। हाइसम की सेहत याबी के लिए दुआ कर रही थी। वरीशा वहीं एक कुर्सी पर बैठी, सर नीचे झुकाए, खामोशी से अस्पताल की टाइल से बने सफेद चमकदार फर्श को अपने आंसू से भिगाने में मसरूफ थी। थोड़ी देर पहले जो किसी परी के रूप में नजर आ रही थी, अब एक ऐसी हालत में बैठी हुई थी जिसे देखकर हर किसी का दिल कट रहा था। आंखों से बेतहाशा बहते आंसुओं ने पूरा मेकअप बिगाड़ दिया था। माथे पर सजा टीका कहीं रास्ते में ही गिर गया था। हाथों में पहने हुए गजरे सब के सब इसकी तरह बिखर गए। अब सिर्फ इसके तार हाथों में रह गए थे। आसपास से गुजरते लोग इस उजड़ी हुई दुल्हन को देख देख कर गुजरते इसके लिए बेहतियात दुआ मांग रहे थे। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलकर एक डॉक्टर बाहर आया। अपने पेशवाराना अंदाज में हासिम की नाजुक हालत के बारे में सबको आगाह करके वापस अंदर चले गए थे। इस बुरी खबर ने सबकी रही सही हिम्मत को पाश करके रख दिया था। जब वह अब तक अपने आंसुओं को रोके हुए थे, हिम्मत हार कर वहीं ढेर हो गए। सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी नहूसत ने मेरे बच्चे को इस मकाम तक पहुंचा दिया। आयशा अपने बेटे की हालत देखकर वहां बैठी वरीशा को इसके जिम्मेदार ठहराने लगी। वरीशा पर तो पहले ही आसमान टूटा था। अब अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली चाची को इस तरह इसको कोसता देखकर वरीशा ने कुरब से आंखें मींच ली।
मत करो आयशा, इसमें इस मासूम का क्या कसूर। अब्बास आयशा को वरीशा से दूर करते हुए बोले, जो इस पर थप्पड़ों की बौछार कर रही थी और वो बुत की मानिंद खड़ी बर्दाश्त करी जा रही थी। वारिस, वरीशा को घर लेकर जाओ, अब्बास ने सामने खड़े वारिस को कहा। वारिस अब्बास साहिब की बात मानते हुए वरीशा के कंधे पर हाथ रखते हुए अपने साथ लगा लिया। वो भी किसी बेजान सी चीज़ की तरह वारिस के हमरा अस्पताल से बाहर आ गई। मना ली खुशियाँ, कर लिया जश्न, शादी के माहौल को मातम कदा बनाकर। सिर्फ यही तरीका है खुशियाँ मनाने का, इसके बगैर कोई शादी तो हो ही नहीं सकती। लोग शोबाजी में भूल जाते हैं कि इनकी ज़िंदगी से कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। अफसोस। पूरे कमरे में सिर्फ सिसकियों का राज था। वरीशा जाए नमाज पर बैठी अल्लाह से गिड़गिड़ाकर बस हासिम की ज़िंदगी मांग रही थी। आंखों से बहते आंसू अब बहने से इनकारी हो गए। वरी हासिम को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। तभी फायजा इसके कमरे का दरवाज़ा देखा हिलकर इसके मुकाबले बैठती हुई खुशी से बोली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वरीशा के दिल और ज़ुबान से ये सदा बुलंद हुई, वो तो शुक्र है गोली दिल में नहीं लगी, दिल से थोड़े फासले पर लगी तो बचत हो गई। ये सब तेरी दुआ की वजह से हुआ है। हाइसम बच गया। फायजा की बात पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट वरीशा के चेहरे पर उभरी। सारे घर वाले अभी हाइसम के रूम में मौजूद इसके बेड को घेरे हुए इसके होश में आने के मुंतजर थे। आयशा बेचैनी से कभी हाइसम का हाथ पकड़ती तो कभी इसके सर पर हाथ फेरने लगती। वो बस एक बार हाइसम के मुंह मामा सुनने को बेकरार हो रही थी। वानिया और वसीम साहब के कमरे के एक कोने में खड़े वो भी हाइसम के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अम्मा, हम हाइसम होश में आते ही आयशा को पुकारने लगा, जी मेरी जान, मैं आपके पास ही हूँ। आयशा हाइसम के पास बैठती हुई बोली, मामा वरीशा। हाइसम के सवाल पर सबके लब सिल गए। अब इसको क्या बताते आयशा ने इससे बेचारी के साथ क्या किया है। अरे मेरे यार, मेरे भाई, शुक्र है तू बच गया, वरना मेरे बच्चों ने मुझे गाली दे देकर मेरा मार देना था। चल तो आराम कर, ठीक हो जा, बाकी बातें बाद में करेंगे। वलीद ने हासिम का ध्यान बटाकर यहाँ की सूरत हाल संभाल ली। हासिम को अस्पताल में 4 दिन हो चुके थे। अब वो पहले की निस्बत कहीं बेहतर था, मगर ना तो वरीशा से मिलने आई, ना इसका फ़ोन कॉल उठाए। पापा मुझे घर जाना है, मैं यहाँ रह रह कर बोर हो गया हूँ, हासिम बेजारी से बोला। तो यहाँ पर आने का प्लान भी तो आप ही का था जनाब, तुमने खुदकश बम बांध लेते तो और ज़्यादा अच्छा होता, अब्बास साहब ने तंज़ किया। बस भी करें पापा, हो गई ना गलती। हाइसम मिनमिनाया। सामने कुर्सी पर बैठा वलीद हाइसम के लिए लाए फल खाते हुए हाइसम की क्लास लगता देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। अब्बास साहब अपने बड़े बेटे की सोच पर फातिहा पढ़कर डॉक्टर से मिलने चले गए। वलीद ने कहा, वहाँ का बंदोबस्त कर जल्दी। हाइसम ने वलीद से कहा, क्यों भाई, कोई नर्स वर्स पसंद आ गई है? जल्दी बताओ, कैसे देखती हैं इसकी कोई बहन है क्या? मगर वो वरीशा भूतनी का क्या होगा? वो तो आपकी जुदाई में तेरे नाम की सलमान खान बन जाएगी। वलीद ने इस विस्तार करने के साथ साथ वरीशा के फ्यूचर का सोचते हुए झुरझुरी ली। ब्रेक लगा भाई, मैं वरीशा से शादी की बात कर रहा हूँ, और रही बात नर्स पसंद आने की, तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ की नर्स से शादी करने से अच्छा है मैं चूहा मार दवाई खा कर खुदकुशी कर लूँ। ओवर पॉइंट। वलीद यहाँ की नर्स के भारी भरकम वजूद का सफर करते झुरझुरी लेकर सीधा हुआ। पर भाई शायद अब वरीशा आपसे शादी ना करे, क्योंकि वलीद ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि हाइसम ने चुचू से वलीद को देखा। फिर वलीद ने सारी बात जो कही सब हाइसम की समात तक पहुंचा दी। वलीद, कुछ भी करो, मुझे अभी घर जाना है, जाओ। वरीशा के हालत सोचते हुए हाइसम ने कुर्ब से आंखें बंद की। वलीद सर हिलाकर रूम से निकल गया। यही तो अलमिया है हमारी सोसाइटी का, शादी में कुछ भी हो जाए कसूरवार लड़की को ही ठहराना है। आखिर क्यों? और ये काम करती भी औरतें ही हैं। अफसोस। हाइसम अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही घर आके सबसे पहले वो वरीशा के कमरे में गया था, जो इस वक्त इशा की नमाज पढ़ अदा करने में मशगूल थी। हाइसम वहीं वरीशा के बेड पर आराम से आकर बैठ गया। अभी ठीक से चल नहीं पा रहा था। हाइसम हनूज वरीशा के चेहरे को तक रहा था। आंखों के नीचे गहरे हल्के खुशक पड़ते हों, जैसे जब से इन्हें काटा गया हो। पीला पड़ता चेहरा, ये तो इसकी वरीशा नहीं थी। हाइसम ने कर्ब से आंखें बंद की और दिल में सोचा, मेरी की गई गलती की सजा इस मासूम को दी जा रही है। जब तक वरीशा भी नमाज अदा कर चुकी थी, अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की तो पलट कर देखा तो दम बखूरदा रह गई। क्यों आए यहाँ, चले जाओ यहाँ से। दिल तो बार बार इसकी हालत दरियाफ्त करने पर इससे उकसा रहा था, मगर वरीशा ने अपने जज्बात पर काबू रखा। मेरी बात
हाइसम एक झटके से उठकर इसकी तरफ लपका तो एक दर्द की टिस इस सीने में उठी। उफ, तुम बैठो वापस, क्या ज़रूरत थी उठने की? वरीशा इसकी दर्द से भरी आवाज़ सुनकर इसकी तरफ बढ़ी। परी, मैं ठीक हूँ, आज हमारा निकाह है, जाओ तैयारी करो। अपना दर्द भूल कर हाइसम वरीशा का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से भरे लहजे में बोला। नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। अपना हाथ इसके हाथ से निकालते हुए बेतासर लहजे में बोली। मुझे पता है तुम्हारी नाक की वजह से वो सब मेरी गलती थी, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ प्लीज़। नहीं, ये सब मेरी नहुसत की वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना होती तो तुम आज इस हाल में भी ना होते। वरीशा ने लोगों के कहे के जुमले बोलकर अजियत सी आंखें बंद की। गोली खाकर तो मैं बच गया, मगर अगर तुम मेरे साथ नहीं हुई तो सच में मर जाऊंगा। मुझे बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। वरीशा अभी हाइसम की बात कंप्लीट हुई भी नहीं थी कि एक मुक्का इसके सीने पर पड़ा था। जंगली में मर गया, बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का? निकाह के बाद मैं खुद तुम्हें मारूंगी गोली। वरीशा ने एक मुक्का इसके सीने पर मारा था, इसके जख्म की परवाह किए। आखिर वरीशा इसके ज़िद के आगे हार मान चुकी थी। बस इस हुलिया में बाहर मत आना, वरना मेरी जगह सब अस्पताल में होंगे। मुझे तो अब आदत हो गई है चुड़ैल देख देख कर। हासिम की बात पर पूरा कमरा इसकी हंसी से गूंज उठा था, जैसे देखकर हासिम के लबों की भी मुस्कुराहट ने छुआ।